नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है और ये है हमारी हिस्ट्री की क्लास। मैं हूँ राज राणा और आज हम हिस्ट्री को जो मैंने पिछली क्लास में आपको 1857 के विद्रोह तक करवा दिया था उससे हम आगे बढ़ेंगे। और आज की जो हमारी क्लास का जो प्रारंभ होगा वो होगा भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। तो चलिए सीधे सीधे फैक्ट पर चलते हैं। कुछ फैक्ट देखेंगे और कुछ देखेंगे हम एमसीक्यू, दोनों को देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे और देखते हैं आज हम कहाँ तक बढ़ जाते हैं। और बहुत ही जल्दी आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, लगभग लगभग 30 तारीख के आसपास तक मैं इस हिस्ट्री को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। तो चलिए हम सीधे फैक्ट पर चलते हैं और फैक्ट देखते हैं नंबर 1 पर यहाँ पर कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। तो पाश्चात्य शिक्षा के विकास कैसे हुआ था, यानी अंग्रेजों ने अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भारत में कैसे इंप्लीमेंटेशन किया था, वो सारी चीजें आपको क्रम वाइज पता चलेंगी, क्रम वाइज आपको दिखाई भी देंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है। 1781 में कोलकाता में मदरसा खोला जाता है। ओके, आगे चलकर क्या हुआ, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर ली थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपको तैयार रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। कई बार प्रश्न आ चुका है, तो आप इस बात को अच्छे से तैयार रखें, अच्छे से याद भी रखें। ओके, चलिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो गई। मूल उद्देश्य क्या था इसका, एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, जल्दबाजी में ये मन लगा देता ना, वेस्टर्न एजुकेशन का विकास था, नहीं था। इसका क्या था, भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। देखिए विलियम जोन्स ने बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी थी। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, वो विलियम जोन्स मानते थे कि भारत में जो ज्ञान है वो बहुत उच्च लेवल का ज्ञान है और उस ज्ञान को पूरे विश्व को जरूरत है और हमें इस ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। तो भारत के प्राचीन ज्ञान का इनका वो था कि उस ज्ञान का हम प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए आगे देखिए और क्या हुआ था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, किसने किया, विल्किंसन ने किया। यह भी आप याद रखना, एक यहाँ पे फैक्ट बनता है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो यह भी प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ पे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे एक और है अभिज्ञान शाकुंतलम, नाम सुना होगा आपने। ये जो हमारे महाकवि महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, उसी में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी भी है और उसी से एक पुत्र का जन्म होता है भरत, और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। अभिज्ञान शाकुंतलम अपने आप में बहुत बड़ा काव्य माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है और जो शब्दों की सौष्ठवता वो होती है वो अन्य किसी काव्य में आपको प्राप्त नहीं होगी। संस्कृत में लिखा हुआ है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो इस किताब को जरूर पढ़ना, बड़ी ही रोचक किताब है। और जो शारीरिक जो वर्णन किया गया है कालिदास के द्वारा वो अन्यंत्र कभी नहीं, कहीं नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद है, वो किसने किया है, विलियम जोन्स ने किया था। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति का भी अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने किया था। तो विलियम जोन्स ने कितने कितने काम किए हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी, इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, साथ ही साथ मनुस्मृति का अनुवाद किया। ठीक है, 1792 में बनारस में जोनाथन डंकर ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी। यह भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित एक या दो प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाते हैं और आप उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करोगे, मुझे ऐसा यकीन है। ठीक है, तो बनारस में संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया, जोनाथन डंकन ने, याद रखना जोनाथन डंकन ने। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1784, यानी 84 यानी 6 और 2 8, 8 साल के बाद संस्कृत विद्यालय बना था। कहां पर बना था, बनारस में बना था। इस प्रकार से आप याद रखना, 8 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, इस प्रकार से आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी 92 के आसपास डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आप उस हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि मुझसे, मेरे जन्म से लगभग 200 साल पहले की बात है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे चल के चार्ल्स ग्रांट, जो चार्ल्स ग्रांट है याद रखो, इसे आधुनिक भारत में शिक्षा का पिता कहा जाता है। तो याद रखना, यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, यहां से पूछ सकता है कि वह आधुनिक भारत में शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है। और यहाँ पे मैकाले आ जाएगा, हो सकता है जोनाथन डंकन आ जाए, विलियम जोन्स आ जाए और चार्ल्स ग्रांट आ जाए, तो आपको वहां पर आंसर चार्ल्स ग्रांट लगाना है, याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। जॉर्ज बेलेजली ने इंडियन सिविल सर्विस के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, आपको ये भी याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट, तो यहाँ में पूरा चार्टर एक्ट नहीं है, वो मैं जनरली चीजों को ही आपको बता रहा हूं। देखते चलिए, यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया आवंटित। ठीक है, पहला ऐसा समय था या पहला ऐसा कोई चार्टर था
या पहले सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। इस 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इससे पता चलता है कि अब सरकार की जो मंशा क्या है, वह धीरे-धीरे शिक्षा का विकास करना चाहती है। 1813 से पहले तो उसने शिक्षा के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। ओके, चलिए इसके बाद वुड डिस्पैच आया 1844 में। तो वुड एक व्यक्ति थे, उन्होंने इंग्लैंड के थे, उन्होंने कुछ चीज बनाकर ये भेजी थी गवर्नर जनरल के पास, कैसे इस तरह से आप शिक्षा का विकास कीजिए। उसी को वुड डिस्पैच कहा जाता है। कब आया था? 1844 में आया था। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच कब आया, ये भी यहाँ पे याद रखना। मैंने अभी तक आपको कभी नहीं बताया कि कभी सन याद रखनी है, लेकिन यहाँ पर आपको सन याद रखनी है। ठीक है, सन याद रखनी है। आधुनिक भारत में मोस्टली सन आपको याद रखनी है। ओके, तो वुड डिस्पैच 1844 में आया है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये विश्वविद्यालय से संबंधित है, याद रखना। इसके बाद क्या आता है, देखो सीक्वेंस में भी है, कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आए तो भी आपको याद रखना है। हंटर शिक्षा आयोग आया 1883 में। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग किससे संबंधित था बेटा, याद रखो, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। तो बड़े-बड़े एग्जाम में, जो एग्जाम में उसमें कुछ एक बार क्वेश्चन आया था, हंटर शिक्षा आयोग किससे संबंध रखता है, विश्वविद्यालय से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या बी और सी दोनों, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो याद रखो, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे वुड डिस्पैच है, वो किसके लिए आया था, विश्वविद्यालयों से संबंधित था। एक हंटर जो शिक्षा आयोग था, वो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। इसके बाद आया भारतीय विद्यालय अधिनियम। ठीक है, 1904। कौन सा आया था? 1904 में भारतीय विद्यालय अधिनियम आ गया था। तो भारत के विद्यालयों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की अलग जग रही थी। राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनपता जा रहा था। तो अंग्रेजों को बड़ा डर लग रहा था कि लोगों के बीच में या इन जो विद्यार्थियों के बीच में राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है, इसको अंकुश कैसे लगाया जाए। ये राष्ट्रवादी गतिविधियों में बहुत ज्यादा भाग ले रहे हैं। तो वहां पर क्रांतिकारी गतिविधि या राष्ट्रवाद को स्कूलों में निरुत्साहित करने के लिए, उसके प्रोत्साहन को रोकने के लिए ये आया था भारतीय विद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण। इससे ही आप समझ सकते हो कि वो क्यों आया होगा। इसके बाद क्या था, 1917 में आया था सैंडलर आयोग। ये भी याद रखना, सैंडल लिखा हुआ है लेकिन पूरा याद रखना सैंडलर है, सैंडल नहीं है। ठीक है, सैंडल से आप हो सकता है कहीं और जगह चले जाओ। 1917 में सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुधारों के लिए आया था। इसके बाद वर्धा योजना आई 1939 में, महात्मा गांधी ने ये पेश करी थी। इसके बाद सार्जेंट योजना आई 1944 में। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद राधा कृष्णन आयोग आया, डिग्री से पहले 12 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। फिर इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया 1956 में। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ है। तो बस आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, मुझे भी पता चल जाएगा कि चलिए मुझसे कोई, आपको ऐसा तो नहीं है कि देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। चलो, नहीं हो रही है प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे देख लिया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए और पॉज करके आप सारी चीजों को नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके आगे हम चलेंगे यहाँ पर कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद क्या है, वुड डिस्पैच। अब 1857 के बाद हम थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ याद रखना, एक अधिनियम आया था 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था। तो 1909 से पहले ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बता दी हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ये याद रखना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मुसलमानों के लिए ये पृथक निर्वाचन पद्धति का क्या मतलब है, तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में मुसलमान, ठीक है, कुछ सीटें मुसलमानों के लिए ही होंगी, उस पर मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान ही वोट डालेंगे। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो और कोई अन्य अन्य समुदाय है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक मुस्लिम केवल मुस्लिम के हित की रक्षा ही करेगा, जो अपने आप में सही नहीं है। एक चाहे मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, कोई भी हो। यहाँ पर भी हमारे सिख प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा थोड़ी सिखों के लिए केवल काम किया। यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रपति, बहुत सारे सीएम हैं जो अलग अलग जाति वर्ग से आते हैं, धर्म से आते हैं, लेकिन क्या वो अपने धर्म से ही थोड़ी कार्य करते हैं। तो जो अपने आप में व्यवस्था सही नहीं है और जो वास्तव में समानता स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती है, ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई 1900 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1906 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग का ये उद्देश्य था कि मुसलमानों के रक्षा की जाए। उसे लगा कि मुसलमानों के हितों की रक्षा तब है जब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति आ जाए। ओके, तो पृथक निर्वाचन पद्धति इस प्रकार से उन्होंने ये किया। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन देख सकते हैं यहाँ पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है।
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। कई बार पेपर में, और पेपर में तो लगभग ये क्वेश्चन आता है, संवैधानिक विकास का प्रश्न आ जाए तो ये प्रश्न आएगा ही कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगा। तो याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, द्वैध शासन क्या होता है प्रांतों में, यानी ये जो प्रांत है, और जो प्रांत का जो शासन है वो दो रूप में बांट दिया जाए। एक को तो नियंत्रित कौन करे, सीएम, और एक को कौन करे, गवर्नर। यानी कुछ काम के लिए उत्तरदायी कौन होगा, मुख्यमंत्री, और कुछ काम के लिए सीधे गवर्नर जनरल उत्तरदायी होगा। तो देखिए, राज्य तो एक ही है ना, दो दो शासन कर रहे हैं, कुछ के लिए सीएम उत्तरदायी है और कुछ के लिए गवर्नर जनरल उत्तरदायी है। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है, याद रखना, द्वैध शासन कहते हैं। तो चलिए, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें डिटेल में बताने की जरूरत है, तो बस आप इतना ही तैयार रखें, याद रखें कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आया। तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बाद देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। तो देखो, उन वहां पर क्या थी, केवल मुसलमानों के लिए थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। केवल मुसलमान ही खड़ा होगा किसी सीट पर, मुसलमान ही वोट डालेंगे। इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो धीरे धीरे भारत में फूट को बढ़ा रही थी, तो अंग्रेजों ने वही वाली सिद्धांत बना रखा कि फूट डालो, शासन करो। अब उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और ज्यादा विस्तृत कर दिया, और विस्तृत करके उसमें क्या किया, और इसमें ईसाई, इसमें किसको जोड़ दिया, ईसाई और सिखों को जोड़ दिया। यानी अब हिंदू धर्म से, या जो हिंदू यहाँ के जो जो वास्तव में मूल रूप से यहाँ के व्यक्ति हैं, उनको ही अलग कर, यानी उनसे अलग करने के लिए चाल चली कि अब सिखों को और ईसाइयों को अलग करो, पहले मुसलमानों को अलग कर दो। तो मुसलमान में अगर कोई व्यक्ति जैसे केवल और केवल मुसलमानों की वोट प्राप्त करने होंगे, वो हिंदुओं से क्यों बात करेगा, वो सिखों से क्यों बात करेगा, वो ईसाइयों से क्यों बात करेगा। तो उनमें एक दूसरे के प्रति जो वैसी वाली भावना होगी नहीं, ना विकास की भावना होगी, ना कुछ भावना होगी। तो सब में एक सेपरेशन आ जाएगा कि मुसलमान अलग हैं, ईसाई अलग हैं, सिख अलग हैं, हिंदू अलग हैं। इस कारण धीरे धीरे भारत में फूट डालो शासन करो अपनाते रहेंगे, और हम लगातार शासन करते रहेंगे। वो ये अंग्रेजों ने सोच रखा। ठीक है, तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाकर ईसाई और सिखों ने भी शामिल कर दिया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन आया भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और उसको स्थापित कर दिया गया केंद्र में, ये याद रखना। फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1947 आया, याद रखना। ये कब पास हुआ, 5 जुलाई 1947 को पास हुआ ब्रिटिश संसद में, और उसी के बाद भारत आजाद हुआ है, वो याद रखना। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमने यहाँ पे देख लिया है, और साथ साथ हमें ये भी पता रखना है आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप सब लोगों के सामने है, और आपको इन प्रश्न का आंसर देना है। मैं तो आज इस प्रश्न का आंसर दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपको भी इसका आंसर देना है। ठीक है, कांग्रेस के पूर्व सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो ये आपको आंसर बताना। इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन लीग था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, या कोलकाता स्टूडेंट। तो ये बारी बात आपको याद रखनी होगी, और आपको ये बताना होगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी बताइए, और फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूं, पहले आप कोशिश कीजिए, फिर हम कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस के पूर्व सबसे बड़ा राजनीतिक जो संगठन था वो कौन सा था, तो यहाँ पे था इंडियन एसोसिएशन। याद रखना, कौन सा था, इंडियन एसोसिएशन। अगर कांग्रेस नहीं आती तो इंडियन एसोसिएशन ही पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन होता। तो ये इसको याद रखो, इंडियन जो एसोसिएशन था, ये क्या था, 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसने करी थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, SN बैनर्जी। ठीक है, और किसने करी थी, आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, दोनों ने करी थी, ये याद रखना। ठीक, इसके बाद क्या है, इंडियन लीग। जो इंडियन लीग है, अब इंडियन लीग की स्थापना किसने करी थी, ये अगर कोई बताओ, कोई किसी को पता हो तो इंडियन लीग की स्थापना किसने करी थी, तो उनका नाम था शिशिर घोष। किसने करी थी, शिशिर घोष। लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी है, ये भी 1876 में हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये द्वारका प्रसाद ने करी। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसी ने करी थी, आनंद। तो सभी के बारे में आपको कुछ कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखो। चलिए अब आगे चलते हैं, हम कांग्रेस के कुछ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना हो गई थी 1885 में हुई थी, आपको पता ही है। तो हम कांग्रेस की स्थापना के संबंध में
कुछ अधिवेशन है वो सारी चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे। कांग्रेस के जो निर्माण में सबसे बड़ा जो हाथ है वो किनका है? ए ओ ह्यूम की जरूरत। कांग्रेस के विकास में, कांग्रेस के निर्माण में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो है ए ओ ह्यूम, याद रखना का नाम, ठीक है। ये इटावा के कलेक्टर रहे थे, उसके बाद रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के बाद इनके मन में पता नहीं क्या आया कि इन्हें लगा कि भारत में बड़ा अन्याय हो रहा है और अन्याय के लिए हमें आवाज उठाने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हम अपनी बातों को आसानी से राजा रानी तक पहुंचा सकते हैं और ब्रिटेन की संसद किसी की नहीं कर सकती। इस प्रकार का इनका मत था इनका। ओके, ये हो गए एओ एक्ट, जो एओ ह्यूम हो गए। अब एओ ह्यूम के सहयोग के कारण ये क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस कांग्रेस का जो स्थापना का जो प्रारंभिक जो वर्ष थे वो अलग प्रकार के वर्ष थे। उसमें केवल और केवल सबसे पहले जब सभा का उद्घाटन होता था, पहले महाराणा जो रानी और राजा होते थे, जो इंग्लैंड में होते थे, उनकी जयकारे गाए जाते थे, उनके सम्मान में वक्तव्य भी पढ़े जाते थे और फिर कार्यवाही। कांग्रेस का सीधा एक काम था कि दिसंबर में इनकी मीटिंग होती थी, मीटिंग में कुछ निर्णय लिए जाते थे, फिर उसके बाद पत्राचार किया जाता था, क्या क्या आपकी डिमांड है, उस डिमांड को कागज में लिखा जाता था और उस कागज को भेज दिया जाता था महारानी के पास, राजा रानी के पास, यानी ब्रिटेन की संसद में। अब ब्रिटेन की संसद उसको देखे न देखे अलग बात है, फिर अगली बार अगली साल मिलती फिर दिसंबर में ही इस, ठीक है, केवल और केवल दिसंबर में इसकी मीटिंग होती थी, तो उसी अधिवेशन कांग्रेस का, ठीक है। लेकिन इसका जो उद्देश्य था, प्रारंभ में उद्देश्य अलग था, लेकिन धीरे धीरे इसमें राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा विकास किया इसने भारत में, और यही सबसे मजबूत ढाल बन गई हमारी आजादी के लिए। आजादी के लिए फिर इस कांग्रेस ने, याद रखो आज की कांग्रेस में कोई नहीं है, क्योंकि इस कांग्रेस के बारे में जैसे भारत आजाद हुआ था, गांधी जी ने कहा था कि अब इस कांग्रेस को कर देना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी और वो कांग्रेस आज तक चली आ रही है। लेकिन उस कांग्रेस के पैरामीटर अलग थे और इस कांग्रेस के पैरामीटर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस कांग्रेस में और उस कांग्रेस में आप किसी संबंध बिठाने की इच्छा न करें, ठीक है, अन्यथा आपको मायूसी ही प्राप्त होगी। चलिए खैर, इसको हम छोड़ देते। तो सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना हुई। अब कांग्रेस की स्थापना के बाद इसका पहला अधिवेशन हुआ। पहले अधिवेशन को करवाना था यहाँ पर पुणे में। कहाँ होना था इसका पहला अधिवेशन? पुणे में होना था। पुणे का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। वहीं पर महाराष्ट्र में पुणे पुणे में होना था। अब पुणे में प्लेग फैल गया। अब प्लेग फैलने के बाद ये जो अधिवेशन है इसको स्थानांतरित करना पड़ा, और स्थानांतरित करने के बाद इसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, और पहला जो अधिवेशन था वो बॉम्बे में हुआ 1885 में, और इसकी अध्यक्षता करी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू.सी. साथ ही साथ तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका वो हुआ था, क्या कहते हैं, अधिवेशन हुआ था, और प्रारंभ में मात्र और मात्र 76 लोगों ने शिरकत करी थी। 76 लोग ही इसमें भाग लिए थे, ठीक है, और ज्यादा लोग इसमें भाग नहीं, ठीक, याद रखना प्रथम अधिवेशन में केवल इतना ही है और ज्यादा यहाँ प्रश्न आते नहीं है। इस समय के सबसे बड़े जो नेता थे एस.एन. बैनर्जी थे। एस.एन. बैनर्जी इस मीटिंग में नहीं आ पाए थे। इंडियन एसोसिएशन को कौन थे अध्यक्ष थे, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन के उस टाइम पर उसकी मीटिंग चल रही थी, तो वो वहां पर बिजी थे, वरना आगे जाकर वो एस.एन. बैनर्जी वो आगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर 1885 बॉम्बे में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ सत्रों के बारे में बताऊंगा, सारे सत्र के बारे में नहीं बताऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण है आप उनको याद करो, बाकी याद करने की। दूसरा सत्र क्या है? 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्ष, याद रखना दादा भाई नेहरू। पहले दूसरे तीसरे तो आपको याद ही रखना है। ये दादा भाई नेहरू जी के बारे में याद रखना, दादा भाई, ये बड़े खतरनाक आदमी थे, याद रखना, क्योंकि इन्होंने तो जाकर सांसद का जो इलेक्शन लड़ा था, कहां पर जाकर? ब्रिटेन में जाकर, और वहां पर सांसद भी रहे थे दादा भाई नेहरू जी। बात समझ नहीं, पारसी मूल के थे, भारत के थे, और भारत में ग्रांड ओल्ड मैन आ जाता है, इन्होंने काशी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और दूसरे सत्र में कलकत्ता में हुआ, उसमें इन्होंने अध्यक्षता करी, ठीक है। चलिए तीसरा सत्र आ जाते हैं। यहाँ पर तीसरा सत्र 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ, और अध्यक्ष बने सैयद बदरुद्दीन तैयब। तो याद रखो, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष किसमें अध्यक्षता करी? तीसरे अधिवेशन,
ये नहीं पूछता पहला दूसरा तीसरा ये अधिवेशन नहीं पूछता, किस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी, याद रख। बदरुद्दीन तैयब जी और क्या है, मद्रास, इन दोनों को याद रख। चेन्नई, अब तो चेन्नई है लेकिन उस टाइम में मद्रास होता था, ठीक है। इसके बाद है चौथा सत्र, वो क्या कौन है, 1884 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष। देख याद रखो, पहले अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जॉर्ज यूले थे, और किस में थे, इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो था वर्ष 1886 में कलकत्ता में, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो अब आपको याद रहेगा 1896 की डेट एक और याद रखना, यहां से कुछ और का भी संबंध है। 1896 में भारत और भूटान के बीच में डूरंड रेखा का निर्माण था, ये भी आप, तो वंदे मातरम कब गाया गया, कहां पर गाया गया, अब तो ये दोनों चीजें पता चल जाएगी ना। 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया, ठीक है। अब 1899 में आ जाते हैं, ये है लखनऊ, ठीक है, और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र, रमेश, ठीक है, क्या था, रमेश चंद्र दत्त इनका नाम था, और इसके बाद इन्होंने भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की, कोई इंपोर्टेंट नहीं। 1901 में कलकत्ता में दिनसा वाचा ने किया था, पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच में दिखाई दिए थे, 1901, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए, और ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण ही बताऊंगा। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने, कोई जरूरत नहीं है। 1907 में ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखा, रास बिहारी बोस। कांग्रेस का विभाजन हुआ गया था, नरमपंथी और गर्मपंथी में बदल गए थे। सत्र का क्या हो गया, यहाँ पर सत्र को स्थगित, तो सत्र है क्या हो, सत्र का स्थगित होना, ठीक है। तो याद रखना, सत्र का स्थगित होना याद रखो या मत रखो, केवल याद रखो कांग्रेस का विभाजन था, नरमपंथी और गर्मपंथी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पर नरमपंथियों का कब्जा बना रहा, जब तक फिरोज शाह मेहता रहे, गोपाल कृष्ण गोखले रहे, तब तक कांग्रेस में उदारवादी दल रहा, अनुदारवादी दल नहीं रहा। एक मैं ये बता दूं, गरम दल और नरम दल क्या होते हैं, ये आपके दिमाग में आ रहे होंगे। नरम दल को ही क्या कहा जाता है, उदारवादी। नरम दल को ही क्या कहा जाता है, उदारवादी, अर्थात वह भारत में क्या करते थे कि जो भारत में जो परिवर्तन आ रहे थे, उन परिवर्तनों से स्वीकार करने वाले भी थे, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि अंग्रेज, उनकी सोच बता रहा हूं कि अंग्रेज बड़े ही दयाशील हैं, अंग्रेज बड़े ही न्यायकर्ता हैं, और हम अंग्रेज इसलिए हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं कि हमारी बात इंग्लैंड के राजा रानी तक, के संसद तक नहीं पहुंच रही है, तो हम इस अब अपनी आवाज को संसद तक पहुंच, ठीक है नहीं। और संसद तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करेंगे, तो वो लिखेंगे, और लिखने के बाद वहां पर कराएंगे। इस प्रकार से वह जो पत्राचार पर ज्यादा विश्वास रखते, संवैधानिक तरीकों पर विश्वास रखते। लेकिन अनुदारवादी जो थे, ठीक है, जिन्हें गरम दल कहा जाता है, उनके अंदर जोश था, वो कहते थे ऐसा है कि आजादी प्राप्त के लिए हम किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई हमें इस साधन पर रोक नहीं सकता कि आप इस साधन को प्रयोग करोगे या नहीं करोगे। तो हमें आजादी, हमें क्या चाहिए, हमें आजादी चाहिए, या हमें पूरी तरह से गृहराज्य चाहिए, स्वराज चाहिए, उसके लिए हम, अगर हमें हथियार भी चाहें तो हम उठा सकते हैं, तो वो उदारवादी, ठीक है। तो इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था कि उदारवादी और अनुदारवादी के प्रश्न, ये कभी प्रश्न आ जाए तो याद रखना। वर्ष 1910 इलाहाबाद, अध्यक्ष सर विलियम बेडर, ठीक है। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब लिख लो 1911, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1911 में। ध्यान रखो, राष्ट्रीय गीत पहले गाया गया है और राष्ट्रीय गान बाद में गाया गया, तो याद रखना, कभी जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया, तो इस समय अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम लिख रखा बी.एन. धर, बी.एम. धर थे, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 1915 में बॉम्बे अध्यक्ष, कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद 1916, मोस्ट इंपोर्टेंट,
1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ये आपको पता ही, कांग्रेस का विभाजन हो ही गया था। अब धीरे-धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती गई। अब बहुत सारे जो नेता थे कांग्रेस के नेता, उन्हें लगा कि अब तो ये वरना हमारी जो धार है काफ़ी कमज़ोर हो गई है और अब हमें अंग्रेज़ किसी दबा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हम में आपस में ही एकता नहीं है, तो अंग्रेज़ हमारी हमसे किस बात से प्रभावित हो, वरना वो ये कहेंगे कि ऐसा कि आदि कांग्रेस ने तो ये कहा है और आदि कांग्रेस ने ये कहा है और दोनों के बीच में मतभिन्नता के कारण हम अंग्रेजों से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएँगे। और 1916 तक यानी 1907 से लेकर 16 यानी लगभग-लगभग 12 साल के बाद वो समय आया। 12 साल के 7 दूनी 14 यानी 7, 8, 9, 9 साल के बाद वह समय आया कि जब ये आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी कि कांग्रेस का जो विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाए और कांग्रेस का क्या कर दिया जाए, अ, विभाजन को समाप्त कर दिया जाए। तो पहले उदारवादी, अनुदारवादी में ये कांग्रेस बटी हुई थी, अब केवल कांग्रेस को मिलाकर एक कांग्रेस बना दिया जाए। तो 1911 में दोनों कांग्रेस मिलकर एक बन गई, ठीक है? और साथ ही साथ याद रखना ये बन तो गई, लेकिन और भी आपको कुछ आपको फैक्ट बताऊँगा, ठीक है? आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ 1915 की, जो भी यहाँ पे भी आपको ये 1916 की, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना हो। ठीक है? तो साथ-साथ यहाँ पर कांग्रेस का तो विलय हुआ, ठीक है? उसी समय पर आपको पता है कि युद्ध हो रहा था, कहाँ पर? यहाँ पर जो तुर्की वगैरह में युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के जो भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि ऐसा है, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन आप खलीफा के पद को समाप्त मत कर। खलीफा के पद को समाप्त ना करें, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था पहले कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आप ये लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया और कमाल पाशा ने तो खलीफा के पद को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। तो वहाँ की वजह से यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, जिसे हम असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं, को हम खिलाफत आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है? आ गया। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया था? पैक्ट हो गया, ठीक है? दोनों ये आपस में मिल गई थी, दोनों ने कहा कि हम एक-दूसरे के साथ काम के तैयार हैं, बस आप खलीफा के प्रश्न पर हमें ये दो, तो कांग्रेस ने है ना, दे दिया। वर्ष 1917 में क्या हुआ, कलकत्ता में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बेसेंट। कब आई? 1900, ठीक है? और यहाँ पे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बस पानी पीने जा रहा हूँ 1 मिनट। क्वेश्चन कम है, लेकिन हम एनालिसिस आज थोड़ा-सा ज़्यादा करवा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं? नहीं होनी चाहिए दिक्कत की बात, दिक्कत होगी क्यों? मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो सर आप अपनी तारीफ़ कर रहे हो, हमारी तो तारीफ़ करेंगे, तुम्हारी तारीफ़ भी करेंगे, कोई तारीफ़ के लायक काम करो तो, ठीक है? पक्का तारीफ़ करेंगे। 1919 में बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत, 1920 में बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1922 में याद रख सकते हो, गया अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे और इसी के बाद सी आर दास ने अन्य पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, तो याद रखना। 1924 याद रखना, बेलगाम, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकमात्र ऐसा अ, वो हुआ है अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी है, वरना किसी में भी अध्यक्षता नहीं करी है कांग्रेस की, ठीक है? 1925 में कानपुर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ये याद रखना आपको, ठीक है? इसके बाद क्या है? कलकत्ता अधिवेशन, ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैं वो जो बताऊंगा वही याद करने हैं आपको। 1929 का लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लो, ठीक है? याद नहीं करो, रट लो। लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इंडिपेंडेंस,
इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की ये भी याद, ठीक है। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता आंदोलन मनाया भी गया, सबने अपने ठहराए इसके। 1931 जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद 1934 में राजेंद्र प्रसाद, ये भी कोई जरूरत नहीं है। 1936 में, ये भी कोई जरूरी नहीं है। फैजपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट, फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ। फैजपुर क्या था, इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की, और यह गांव में होने वाला प्रथम पहला अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद हरिपुरा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करी। फिर बाद में आपको पता है कि बाद में अगली साल दोबारा से किनको चुन लिया गया था, डॉक्टर उन्हीं को, सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जब खड़े हुए थे तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी, इनको महात्मा गांधी कहा जाता है, एक अपोजिशन में अपने व्यक्ति को खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारमैया, और इन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। पूरा समर्थन देने के बाद भी जब इलेक्शन हुए तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, और इनके द्वारा रखा गया कोई व्यक्ति था पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गए, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि ये अब मेरी हार है, इसको मैं अपनी हार में समझूंगा। सारे लोग सकते में आ गए कि अरे गांधी जी का उस टाइम नाम तो था ही, रसूख तो था ही, तो गांधी जी को तो बुरा लग गया, तो सारे लोगों ने तो गांधी जी के उम्मीदवार को वोट ही नहीं दिया था। तो दोबारा से सुभाष चंद्र बोस बन गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो बन तो गए, लेकिन गांधी जी बिल्कुल इस तरह से कांग्रेस से नाता तोड़ लिया अपना। तो सारे लोग कांग्रेस से जो गांधी जी के फिर करने के लिए बाध्य हो गए कि नहीं चलो ठीक है, तो सब ने असहयोग करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई नाता नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा अरे इससे तो कांग्रेस जो है वो कमजोर हो जाएगी, तो एक काम करता हूँ मैं इस्तीफा दे देता हूँ। फिर गांधी जी के पास गए, गांधी जी से कहा कि ऐसा है कि आप बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरे और आपके जो मत हैं वो नहीं है, आप थोड़ा आप इस प्रकार से चाहते हो कि आज़ादी मिल जाए, और मैं इस प्रकार से चाहता जाए, तो इस प्रकार से। अगर हाँ, अगर तुम्हारे हिसाब से अगर आज़ादी मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो उस आऊँगा और मैं आपकी पीठ, ठीक है। तो बस इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसा है कि अब मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ, तो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, बस याद। सुभाष चंद्र बोस ने आगे जाके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया था कांग्रेस को छोड़कर। 1940 में रायगढ़ के बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1941 से 45 की यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी है ना वो नहीं, तो क्या कहते हैं अधिवेशन नहीं था, ठीक है। तो कृष्ण ये सब जो मैं लिख दिया है यहाँ पर। तो 1946 में मेरठ में अध्यक्ष थे JV कृपलानी। आज़ादी के पहले ये आखिरी सत्र था, याद रखना। जब आज़ाद हुए थे हम, ठीक है, जब तक दिसंबर तो आया नहीं था, नया तो कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया था, तो फिर JV कृपलानी थे। ये भी है कि जब भारत आज़ाद था, तो एक बात बताइए कि उस टाइम पर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी आपको याद, ठीक है। आइए आगे चलते, आगे देखते यहाँ पर, ठीक है। बंगाल विभाजन की, ये याद रखो, बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा कब हुई? 30 जुलाई 1905, 7 अगस्त 19 5 और 16 अगस्त 1905, यानी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन, ठीक है। अगर हम बंगाल की बात करें, यहाँ पे हम किस बंगाल की बात करें, पहले तो ये जरूर कि ये वाला बंगाल नहीं जो आज है। बंगाल में क्या था, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, के बाद असम, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा बांग्लादेश। इतना व्यापक क्षेत्र था बंगाल, ठीक है। अब क्या चाहते थे? अंग्रेज फूट डालो शासन करो चाहते थे। पूरे जो बंगाल था उसको दो भागों में इधर उन्होंने राजधानी बना दी कोलकाता, इधर बना दी ढाका, ठीक है। अब इधर जो थे यहाँ पर उन्होंने कर दिया मुस्लिम बहुल, और इधर कौन हो गए? हिंदू बहुल। इस प्रकार से विभाजन किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तो वो तो कहेंगे भी नहीं, कह भी नहीं सकता।
तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा हमें इतने बड़े प्रांत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हिसाब नहीं बन पा रहा, इसलिए ठीक है, ये याद रखना। तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखना। साथ ही साथ याद रखना 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, इस विभाजन के निर्णय लिया गया था। ठीक है, विभाजन के निर्णय लिया गया था और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। तो ये वाली बात आप याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब जो बंगाल का जो विभाजन हुआ, बंग भंग हुआ, तो उसमें सभी लोगों ने क्या किया कि विरोध विरोध दर्ज किया और ये जो आंदोलन था वो बंगाल से बाहर भी निकला। तो बंगाल के जो बंग भंग आंदोलन को ही हम स्वदेशी आंदोलन भी, जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के उत्पन्न हुआ, उस आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो उसकी सीमा केवल बंगाल तक नहीं रही, बंगाल से बाहर भी। जब वो बंगाल से बाहर निकली तो पुणे और मुंबई में पहुंची और पुणे और मुंबई में इसका जो नेतृत्व करता थे वो बाल गंगाधर तिलक। वहीं पंजाब में अजीत सिंह और लाला हरदयाल के हाथ, लाला लाजपत राय के हाथ में कमान थी कि यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन से बढ़ाया जाए। दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने कमान संभाली और मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले ने कमान संभाली, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, कई बार प्रश्न से आ भी चुका। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था, कोर का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सूरत का बी होगा, बी। सर, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का पता है, इसके बारे में चर्चा पहले ही कर चुका हूं, तो अब मैं इस संबंधित चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किस, तो स्वदेशी आंदोलन था। यानी इस आंदोलन में जो 1905 से प्रारंभ हुआ, इस आंदोलन में एकमात्र उद्देश्य था कि किस प्रकार से स्वदेशी बढ़ाया जाए। स्वदेशी चीजों को कैसे बढ़ाया जाएगा, सबके दिमाग में ये था कि अंग्रेज बाहर से सामान ले रहे हैं ना, अगर इनको खत्म कर दिया जाए किसी प्रकार से, इनकी होली जला दी जाए, इनको समाप्त कर दिया जाए, तो फिर भारत के लोग भारत से ही सामान लेंगे। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पर यही हुआ, विदेशी वस्त्रों की खूब होली जलाई गई, सामान का बहिष्कार किया गया, विदेशी कोड का बहिष्कार किया गया, विदेशी हर विदेशी चीज का बहिष्कार यहाँ पर, यहाँ तक कि लोगों का भी विदेशियों का बहिष्कार किया जाने लगा। तो सर्वाधिक वस्तुओं के बहिष्कार का विचार, विदेशी वस्तुओं में सर्वाधिक बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कहाँ, किसने दिया था? तो आंसर है कृष्ण कुमार मित्र इज राइट आंसर। तो सी इज राइट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। तो बंगाल विभाजन हो गया। अब बंगाल विभाजन के बाद होम रूल आंदोलन, होम रूल फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। होम रूल जो लीग है वो बाल गंगाधर तिलक और अप्रैल 1916 बेलगांव डिस्ट्रिक्ट। तो दो जो होम रूल लीग थी, एक तो थी एनी बेसेंट की और दूसरी बाल गंगाधर तिलक की। दोनों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बाल गंगाधर तिलक ने जो ये होम रूल लीग प्रारंभ करी थी, वो करी थी 3 अप्रैल 1946। ठीक है, और बेलगाम महाराष्ट्र। और यहाँ पर जो होम रूल थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, याद रखना। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, केसरी और मराठा अखबार इसके क्या थे? इनके महत्वपूर्ण अखबार थे। कौन कौन से थे? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, यहाँ तक तो इनका जो फैलाव था, लीग का प्रभाव था। और तिलक की जो लीग थी, उनका जो वो अपने सारे नियम कानूनों को लेके आते थे, 2 अखबारों में लेके आते थे, और मराठा अखबार। केसरी जो है वो अंग्रेज, वो कैसा था? वो मराठी भाषा में था, और मराठा अपने था। ये जरूरी है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, अब एनी बेसेंट जो आई तो मद्रास, ठीक है, अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। सेक्रेटरी इन्होंने अरुण डेल को रखा गया। इसके बाद क्या था? शेष मुंबई तथा मुंबई में, शेष भारत तथा मुंबई में इनका क्या था? दबदबा था। यंग इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ अखबार, ठीक है, ये मुख्य इनके अखबार थे। जवाहरलाल नेहरू, बनर्जी, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, शंकर लाल बेघेला, ये सब जो लोग, ठीक है, ये सब जितने भी लोग हैं वह एनी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। आपको याद
लखनऊ पैक्ट 1916 संबंधित था, कांग्रेस का एकीकरण, मुस्लिम था और कांग्रेस का विलय, ए बी दोनों और उपरोक्त का सही सब जवाब है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। यहां से गांधी जी पढ़ाऊंगा। आज केवल रिकॉर्डेड सेशन था, रिकॉर्डेड सेशन 40 मिनट का है, आप इसको 40 मिनट को अच्छे से देखें। अगर एक बार निकल जाए तो फिर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। वो निकल गया और आपने वो, हम आगे आगे आके कुछ हम ऐसी होंगी तो उसको लिए। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। यही चिंता लेके कि आप सब खुश रहेंगे, कोई बेवजह से बाहर नहीं निकले और सब अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, पास पड़ोस, क्योंकि ये समय काफ़ी दुर्दांत है, खराब है और इस खराब दौर से बचना अनिवार्य। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।